तो हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपासर लेक्चर में। और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हमारा मैग्नेट क्या होता है और क्यों इसका नाम मैग्नेट पड़ा, और इसकी जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो सभी हम इसी लेक्चर में आपको कवर अप करा देंगे। और अगले लेक्चर से जो इसके आगे के टॉपिक होंगे, जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ द टू बार मैग्नेट एट एक्सियल, एट इक्वाटोरियल, इन सभी चीज़ों पे हम आगे बढ़ाएंगे लेक्चर को। तो सबसे पहले इसकी जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टी है वो इसी इंट्रो में कवर कराएंगे। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं कि क्यों मैग्नेट मैग्नेट हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है और क्यों इसका नाम मैग्नेट पड़ा, मैग्नेट कितने प्रकार से होते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिएगा मैग्नेट क्या होता है बच्चों, मैग्नेट होता क्या है और दूसरी चीज ये जान लीजिए कि मैग्नेट इसका नाम क्यों पड़ा। कि एक बार क्या होते हैं, सेफाडोलो बोलते हैं। तो सेफाडोलो क्या होते हैं, एक जगह रहती है जहाँ पे वो भेड़ चराया जाया करते थे। तो ऐसा कुछ पठार टाइप का रहता है जहाँ पे वो भेड़ चराते थे। और वहां पे जब वो चलने लगे तो वहां पे देखा कि वो जब पैर लगा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, तो वहां पे जैसे पैर लगाते हैं वैसे उनका जूता जो है वो चिपक जाता है। फिर आगे पैर बढ़ाते हैं कुछ जगहों पे उनका जूता चिपक जाता है। तो उनको बड़ी आश्चर्य होता है कि यहाँ पे जूता चिपक क्यों रहा है। तब उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको समझ में आता है कि ये जो हमारा जूता है वो कुछ ही जगहों पे चिपक रहा है, कुछ जगहों पे नहीं चिपक रहा है। तो उन्होंने उन पत्थरों को टुकड़ों को लिया और घर लेके आए। दूसरे जो चमड़े की चीजें थी उनको, जैसे बेल्ट वगैरह, उनको चिपकाया तो नहीं चिपका, लेकिन जो जूता पहने थे वो चिपक रहा था। फिर बाद में समझ आया कि जूता जो था उसमें लोहे की कीलें लगी थी। तो एक्चुअल में जो लोहे की कीलें थी वो उससे चिपक रही थी, बाकी सभी चीजें, चमड़ा नहीं चिपक रहा था। तब उनको रियलाइज हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लोहे की जो और भी चीजें थी उनको चिपकाने की कोशिश की। और उसके बाद उन्होंने देखा कि बस ये चिपकाता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन वो जो जगह थी जहां पर सबसे पहले मैग्नेट को देखा गया वो जगह थी मैग्नीशिया। मैग्नीशिया में देखे जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेट पड़ा। मैग्नीशिया जगह में सबसे पहले इसको समझे जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, देखा गया कि ये मैग्नेट जैसा बिहेवियर कर रहा है, तो मैग्नीशिया के नाम से इसका नाम मैग्नेट रखा गया। और मैग्नेट में चीजें क्या थी, मैग्नेट एक प्रकार का विशेष मटेरियल होता है जिसको बोला जाता है मैग्नेटाइट। क्या होता है, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट को ही कुछ लोग बाद में कहते हैं, मैग्नेटाइट को ही जो है बाद में हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4, ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है। और जिसको बाद में ही मैग्नेट बना दिया गया। मैग्नेट की और भी सारी चीजें हैं, जैसे कि आप बता सकते हो किन चीजों को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, निकिल हो गया हमारा, ठीक है बच्चों, कोबाल्ट हो गया। इन सभी चीजों को मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये कुछ मैग्नेट की चीजें थी। मैग्नेट के पास एक और प्रॉपर्टी होती थी, वो क्या थी उतने समय कि मैग्नेट, देखिए एक डिवाइस था उतने समय जो लोग यूज करते थे, जिसका नाम क्या था, कंपास। कंपास में बेसिक कुछ होता नहीं है। कंपास में बेसिकली तो एक विशेष प्रकार से क्या होती है, मैग्नेटिक निडल ही होती है। और उस मैग्नेटिक निडल में एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ क्या होता है, साउथ होता है। तो जिधर नॉर्थ की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक निडल उधर ही तो क्या होती है, घूम जाती है। तो इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो बोलते हैं लोग। मतलब इसका काम एक प्रकार से दिशा भी बताना था, कि आपको दिशा भी बताता है मैग्नेट कि आप किस दिशा में जा रहे थे। तो इसमें जो नौविक होते थे, जो समुद्री जहाज से यात्रा किया करते थे, उस इस डिवाइस से क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे और देखते थे कि हमारा जो जहाज है वो किस दिशा में क्या है, जा रहा है। तो ये मैग्नेट था। तो मैग्नेट को लोग इस तरह से इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जब मैग्नीशियम में खोजा गया तो वहां के लोगों ने इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया, बस ये देखा कि छोटी मोटी चीजों को चिपकाता है। फिर ऐसी ही चीजें जब डिस्कवरी हुई चाइना में, तो चाइना के लोगों ने जब इसको देखा तो उससे नई नई चीजें ट्राई किए। और आज जो कुछ भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, वो सारी प्रॉपर्टी चाइना की डिस्कवरी के आधार पर आपको बताई जाती है कि जो चीन लोगों ने मैग्नेट पे डिस्कवर किया उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको हम रिलेट करते हैं, फिर आपको हम इसकी आगे की कहानी बताते हैं कि क्या होता है, मैग्नेट कितने प्रकार से होता है। बच्चों समझते हैं कि मैग्नेट हमारे कितने प्रकार से होते हैं। तो मैग्नेट जो बच्चों होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। मैग्नेट एक जो हमारा होता है वो होता है नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, तो जो नेचुरल बच्चों मैग्नेट होता है
वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता, क्योंकि नेचर में खोजा गया होता है, इसका बेसिक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल नहीं होता। इसी का हमने एलिमेंट आपको बताया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है वो कहीं ना कहीं हमारा जो आता है वो नेचुरल मैग्नेट में ही आता है, जिसका फॉर्मूला हमने आपको बताया कि Fe3O4। ठीक है। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो जो हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं उनको बकायदा पावर जो है देकर उनको जो है काफी अच्छा मैग्नेट बनाया जाता है, और यूजफुल के बेस पर ये अलग अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, हार्स मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, टाइप तरह के कई सारे। अब हार्स जैसे रिंग मैग्नेट है तो वो ऐसा होगा आपका, मैग्नेटिक नीडल है तो वो आप कुछ इस तरीके से होगा, मैग्नेटिक नीडल जैसे मैग्नेट है। आपको बार मैग्नेट है तो वो इस तरीके से होगा। हार्स मैग्नेट है तो वो लगभग जो एक घोड़ा होता है, आपने घोड़े को देखा होगा, तो घोड़े के पैर में एक नाल लगाई जाती है, तो लगभग उससे मिलता जुलता है, इसलिए इसमें इसको क्या बोलते हैं, हार्स मैग्नेट बोलते हैं। ये हमारा बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ मैग्नेट कई सारे होते हैं। डिस्क मैग्नेट भी होता है। तो डिस्क मैग्नेट क्या है, उसको भी यहीं पे बना देते। डिस्क मैग्नेट पूरा डिस्क जैसा होता है। जो रिंग मैग्नेट होता है उसमें थोड़ा सा रिंग जैसे बनी रहती है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ वेरिएशन है। डायग्राम यहाँ पे हम लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से कई तरीके के मैग्नेट होते हैं। तो जैसा हमको यूज होता है उस तरह से आर्टिफिशियल मैग्नेट को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब हम समझते हैं कि मैग्नेट के आगे की जो बातें हैं जो आपको समझनी है वो समझते हैं क्या होती है। चलिए आइए, तो बच्चों समझते हैं कि बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट क्या होता है ये जानने के लिए आप समझिए कि बार मैग्नेट, कई सारे मैग्नेट हमने आपको भी दिखाए यहाँ पे, उनमें से ही एक हमारा है बार मैग्नेट। जो भी सिलेबस में हमें आपको पढ़ना है वो इसी से पढ़ना है, इसी की जानकारी लेनी है आपको कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है आपको समझने के लिए। तो बार मैग्नेट क्या होता है, जो बार मैग्नेट होता है इसकी अपनी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिनको ये ऐसा ही दिखता है, जिसके अंदर आपको दो बार जैसा होता है। तो एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ क्या होता है, साउथ पोल। इन हिस्सों को क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है, नॉर्थ और साउथ पोल कहा जाता है। इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, बार मैग्नेट होता है। होते कई तरीके से आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, हार्स मैग्नेट, तमाम सारे मैग्नेट। लेकिन जो हमारे सिलेबस में आपको जितने भी डेरिवेशन करने हैं वो सब पढ़ने हैं किसके बेसिस पे, बार मैग्नेट के बेसिस पे। तो इसी की कुछ हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कि सबसे पहले जानिए कि सबसे पहली प्रॉपर्टीज की क्या होती है। प्रॉपर्टी ये होती है कि सबसे पहले यहाँ पे दो, ये जो पहले बात तो यही समझनी है कि ये जो है, ये जो दोनों छोर है कोने, इनको क्या कहा जाता है, पोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोल्स। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। दूसरी बात ये समझनी है कि ये जो मैग्नेट है इनके जो पोल है, जैसे दो बार मैग्नेट ले हम, जैसे एक बार मैग्नेट हमारा ये हो गया, इसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल है, और एक दूसरा बार मैग्नेट हम ले लें, उसके अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। तो अगर सेम पोल एक दूसरे के पास लेके आए, ठीक है, सेम पोल, तो इनके बीच में बच्चों क्या देखने को मिलता है हमको, अगर सेम पोल एक दूसरे के पास लेके आए तो इनके बीच में हमको देखने को मिलता है रिपल्सन। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर लाइक पोल है, यानी एक जैसे पोल है, चाहे वो साउथ साउथ हो चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ हो, अगर साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो उनमें क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन देखने को मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं वो दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स लगा के क्या करेंगे, दूर खींचेंगे। यही होगा रिपल्सन, चाहे साउथ लेके आए चाहे नॉर्थ लेके आए। लेकिन वहीं पे अगर ये कर ले कि नॉर्थ एक, मतलब कि दोनों पोल पे एक पोल डिफरेंट हो, सेम पोल ना हो, यहां पर भी हम नॉर्थ लेके चले आए, तो यहां देखेंगे कि यहाँ पे सेम पोल नहीं, यहाँ साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो अगर अनलाइक पोल है, यानी अपोजिट पोल है, मतलब पोल एक जैसे नहीं है, तो ऐसे केस में आपको देखने को मिलता है अट्रैक्शन, यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जबकि अगर सेम पोल है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन क्रिएट करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी और है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हमारा ये बच्चों ये मैग्नेट है कोई,
बार मैग्नेट है, इसके अंदर दो पोल है, साउथ पोल है, और इसके साथ हमने एक कोई क्या रख दिया, एक कोई ऐसा मटेरियल रख दिया जो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होगी तो ये क्या होगा, जो ये मटेरियल है, जो कुछ भी है, ये आयरन हो सकता है, निकिल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है, तो ये भी कैसा जैसे बिहेव एज ए मैग्नेट, ये भी कुछ समय बाद क्या करने लगेगा, बिहेव शो करने लगेगा। यानी इसके पास भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी कि इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। यानी कि मैग्नेट के पास अगर हम कोई चीज रख दें, मैग्नेट जैसी ही रख दें या मैग्नेट साथ चिपका के रख दें, तो उसके पास भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉरी, और ये जो प्रॉपर्टी है उसी को कहा जाता है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। चलिए आगे 5 नंबर प्रॉपर्टी में हमें क्या पढ़ना है कि जैसे कि हमने समझा कि इसके अंदर दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो हम अगर कभी ये चाहें कि इसका नॉर्थ पोल हम अलग रख लें, एक जो है डिब्बे में भर के रख लें और एक साउथ पोल को एक डिब्बे में भर के रख लें, तो इनको तो कहा जाता है कि पोल्स, लेकिन इनको हम अलग अलग नहीं रख सकते, तो इसलिए कहा जाता है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। यानी कि किसी भी मैग्नेट के मोनोपोल्स आपस में एग्जिस्ट नहीं होंगे। यानी कि मोनोपोल्स मतलब सिंगल पोल, यानी सोचो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक पोल अलग रख लिया, एक पोल अलग रख लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए ये 5वीं प्रॉपर्टी है कि इनके मोनोपोल्स जो है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेंगे कि जैसे ही हम इनको ब्रेक करेंगे, जैसे इनको हम छोटे छोटे किसी हिस्सों में तोड़ेंगे, तो इनके अंदर फिर ऐसी प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर से फिर से छोटे छोटे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे। तो वही हम बात बता रहे हैं कि इनके अंदर आप इनके मोनोपोल्स नहीं बना सकते। आप ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद फिर से छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू नॉर्थ पोल साउथ पोल लेके फिर से एक छोटे से मैग्नेट की तरह बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या प्रॉपर्टी हमको समझनी है, 7 नंबर में प्रॉपर्टी क्या समझना है। आगे कुछ इसी की जानकारी आपको समझनी है। जैसे ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के अंदर अगर हम एक लाइन इसके ऐसे इसके सेंटर से ड्रा करें, तो इसको कहा जाएगा एक्सियल लाइन, इसको एक्सियल लाइन कहा जाएगा। वहीं पे अगर एक लाइन हम इसके परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस जो है बार मैग्नेट की, तो इसको कहा जाएगा इक्वाटोरियल लाइन। ये जान ले, ये क्या है, इक्वाटोरियल लाइन। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। आप समझते हैं बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारा। देखिए आप समझते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कोरोना के आपको डायग्राम भी दिखेगा यहाँ पे। जैसे ये हमारा क्या है, जो है बार मैग्नेट है इस तरीके से। तो बार मैग्नेट में 2 पोल हमने बताया होते हैं सर इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ क्या होती है, कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के एरिया को शो कर रही होती है। इसके बेसिक डिफिनेशन अगर हम आपको बताएं तो क्या होगा कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ सराउंडिंग में वह एरिया जिसमें किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को लाने पर वह अट्रैक्शन या रिपल्शन को क्या करता है, फील करता है, उस एरिया को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को केवल मैग्नेटिक मटेरियल ही फील कर सकता है। ये नहीं है कि कोई और चीज हम लेके आए, कागज का टुकड़ा लेके चले जाएं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, जो मैग्नेट बनने की प्रॉपर्टी रखते हैं, वही मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्योंकि मैग्नेट का एक सबसे बढ़िया जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि मैग्नेट जो है 2 काम करता है। एक काम यह है कि मैग्नेट स्वयं अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता भी है, और अगर कहीं पहले से मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को फील भी करता है। ये होता है मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड की चारों तरफ क्या होती है, बकायदा एरिया होता है। जितने में किसी और चीज को अगर हम लेके आएंगे, किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आए, कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आते हैं, तो वो अट्रैक्शन या प्रेशर को महसूस करता है, तो उसको कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड
एरिया, यानी जितने में उसको लाने पे अट्रैक्शन या रिपल्सन का महसूस हो रहा है। आप इसके पहले भी पढ़े थे कि जैसे किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, रोस्टेड एक्सपेरिमेंट में उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाती है, बन जाती है, जिसको हम राइट हैंड थंब रूल से पढ़े थे। और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो इमेजिनरी लाइन होती है, वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, साउथ से फिर नॉर्थ में, और नॉर्थ से फिर साउथ में, साउथ से फिर नॉर्थ में। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। ठीक है, तमाम सारी लाइन आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे इसका डायग्राम आपको दिख रहा है। तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। अब इसकी हम इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो बात हमने अभी की है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, हालांकि ये दिखती नहीं है, लेकिन ये इनसे पता चलता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है कितने एरिया में है। चलिए इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। चलिए बच्चों, अब हम देख रहे होंगे कि हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के विषय में। इसके हमने जो इससे पहले बात की थी, वो बात की थी मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टी के विषय में। अब जो बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, उस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं कि अगर हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड, ये मान लीजिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर हमें देखना है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो हम सिंपल से उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, और ये जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की होगी। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। यानी कि अगर हम इस तरीके से, यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती, इसका प्रॉपर रीजन अगर आप समझना चाहते हैं तो यही है कि अगर इस पॉइंट में हमें इस लाइन के अलॉन्ग अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा करूं, टेंजेंट ड्रा करूं, तो इसकी डायरेक्शन ये आएगी, और वहीं पर अगर इसके अलॉन्ग में कोई डायरेक्शन ड्रा करूं तो उसकी डायरेक्शन कुछ और आ जाएगी। अगर मान लो ये इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो उसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो लाइन होंगी, और ये दोनों लाइन कौन सी है, टेंजेंट वाली। ये दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन को। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे जब दो डायरेक्शन शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक पॉइंट पे तो दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती मैग्नेटिक फील्ड की। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की केवल एक डायरेक्शन होती है, दो नहीं हो सकती, और यहाँ पर दो हो रही हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसा भी आप पढ़ सके, मैं अपनी भाषा में आपको बाई लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा एक क्लोज लूप बनाते हैं। क्लोज मतलब कि अभी आपने देखा कि बार मैग्नेट में क्या था, नॉर्थ से निकली थी साउथ में गई, लेकिन साउथ के अंदर नॉर्थ, तो ये हमेशा क्या करते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं। जबकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं देखने मिलता है, वहां पर हमेशा क्लोज लूप नहीं बनता, वहां पर बनता है ओपन। चलिए अगली प्रॉपर्टी को अगर हम समझते हैं यहाँ पे, तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट के लिए होती है, ये मान लीजिए हमारा बार मैग्नेट है, यहाँ पे ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में क्या हो जाती है, इंटर कर जाती है। ऐसे ही इधर नॉर्थ से निकलती है, फिर साउथ में इंटर कर जाती है, फिर नॉर्थ से निकलेंगी, फिर साउथ में आ जाएंगी, और फिर इधर से भी ऐसे निकलती जाएंगी। तो कहने को तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ से अंदर हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि मैग्नेट के बाहर आउटसाइड का जो मैग्नेट होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के अगर हम अंदर बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो वो साउथ से निकलकर नॉर्थ की ओर जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर है वो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जा रही है। तो ये इनकी फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो ये सारी अगली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब ये समझा जाए कि
देखिएगा, अगर मैं इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करता हूँ, एक सेकंड, इस तरीके से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करता हूँ और यहाँ पर एक मैग्नेटिक पॉइंट P लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट Q लेता हूँ, और मैं आपसे ये बात करूं कि किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास पास होती है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, जहां पे दूर होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। कहीं ना कहीं BP जो है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है किससे, PQ से। ये अगली प्रॉपर्टी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कंडक्ट हो सकती है तो ऐसे मटेरियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके आर पार चली जाती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके आर पार क्या हो सकती है, गुजर सकती है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हालो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का चक्कर है। वहां पे अगर नॉन कंडक्टिंग है और हालो है तो क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है कि यहां से इंटर करेंगे फिर सरफेस से होती है फिर ऐसे चली जाएंगी, इनसाइड नहीं जाएंगी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में जो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किसी भी मटेरियल के अंदर से भी जाने की क्षमता रखती है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब और क्या बात समझनी है प्रॉपर्टी को लोग 7 नंबर पॉइंट समझते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में और इक्वल डिस्टेंस में है तो वो शो करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, और अगर बहुत पास पास हैं, अगली बात समझते हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास पास है किसी भी पॉइंट पर तो ये शो करती है वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, साथ साथ में कि वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे जैसे दूर दूर है तो इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत बहुत पास में है तो इसका मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसकी अगली प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो कई सारी बेसिक प्रॉपर्टी जो हमें आनी चाहिए वो हमने यहाँ बताई। अब डिस्कस करते हैं इसके आगे की बातें। तो बच्चों अब हम ये समझते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। चलिए देखिए क्या होता है। जैसे बच्चों ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट। देखिए हमने आपको पहले शुरुआत में ही बता दिया था कि जो कुछ भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, जितनी भी चीजें समझनी वो सब बार मैग्नेट से रिलेटेड पढ़नी है। तो ये मान के चलिए कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ऐसे केस में अगर मैं थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, तो इस तरीके से इसका 3D डायग्राम जो है बल्कि तैयार हो जाता है। तो ये क्या है इसका, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे ही डिपेंड करता है इसका पोल स्ट्रेंथ। क्या बच्चों, पोल स्ट्रेंथ इसका इसी चीज पे डिपेंड करता है कि इसका एरिया कितना है। जितना ज्यादा आपका ये एरिया होगा उसका पोल स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब ये डाइपोल क्या होता है, देखिए इनके इन पोल स्ट्रेंथ के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ जो है वो m है, यहाँ पर इधर भी पोल स्ट्रेंथ जो है वो m है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो टोटल क्या ली गई है, 2l। ध्यान समझिए 2l क्यों ली गई। बेटा हम लेने को l भी ले सकते हैं, जितना चाहे वो ले सकते हैं। 2l एक रेफरेंस में इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब हम इस रेफरेंस पॉइंट से इसको किसी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, हाफ हाफ डिस्टेंस लेंगे, तो हम सिंपल से 2l में हाफ हाफ लेने की l ले पाएंगे, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन होगा यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो l है और इससे आगे की ये डिस्टेंस भी l है, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर l लेंगे तो बाकी जो डिस्टेंस है वो l/2 भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साइंस जो आपको जितने भी बुक से होती हैं उनमें जो बेसिक चीज दी गई है वो 2l ही दी गई है। अब कहीं बुक में 2l या 2a भी लिखा है लेकिन 2 के साथ लिखते हैं क्योंकि उसकी वजह से कैलकुलेशन इजी वे में सॉल्व होगी। अदरवाइज जब आप कहीं पर डिस्टेंस लेंगे, l अगर आपने लिया तो डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस जो आएगी वो l/2 आएगी, तो वहां पे डेरिवेशन में आपको l/2 लेके सॉल्व करना होगा। तो कैलकुलेशन इजी रहे, समझ में आसानी से आए, इसलिए 2l लिया जाता है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल की जो व्यवस्था है वो यही है, इसी को मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक डाइपोल जो मोमेंट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है फार्मूला जैसे आपको बताया था हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, जहां पे था E = या P = Q × 2l। वैसे ही यहाँ पर कैपिटल M =
जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, उसमें आपको ये सबसे पहली बात यही समझनी है कि जो कैपिटल M होता है वो क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू मल्टीप्लाई बाय 2L। 2L क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन पोल्स है 2L। तो ये जो पूरी बार मैग्नेट की लेंथ है और जो ये पोल की स्ट्रेंथ है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो याद रखिएगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑलवेज कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर होती है, साउथ से नॉर्थ, यानी इसकी जो डायरेक्शन है, जो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन वो हमेशा किधर से होती है, साउथ से, साउथ पोल से, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। यहां तक समझने में कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। और इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ एम, यानी कि हमने लिख दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। क्या यूनिट होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, या दूसरी एक यूनिट और भी है, जूल पर टेस्ला। ये दोनों यूनिट जो है बच्चों वो किसकी है, इसी की है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। अब कई बार क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि पोल स्ट्रेंथ की जो है डिस्टेंस क्या होती है। पोल स्ट्रेंथ क्या है, ये एम है। इसकी अगर हमें यूनिट निकालनी है तो वो उसको आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि M इक्वल टू कैपिटल M और अपान में क्या कर सकते हैं, 2L कर सकते हैं। अब कैपिटल M की जो यूनिट है वो आपको पता है क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और अपान में 2L एक प्रकार से लेंथ ही है तो उसकी यूनिट मीटर होगी। तो 1 मीटर हमारा यहां से कट जाएगा, तो जो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी, एम्पियर मीटर। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा होता है पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट है, पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो एम्पियर मीटर होती है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल की मोमेंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला होती है। ठीक है, तो ये है बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल, दोनों हमने बताया कि ये जो सिस्टम बनता है ये मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल ये जो फार्मूला है, ये कैपिटल एम है, ये कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आप ध्यान से रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर में, कई सारे फार्मूलों में, डेरिवेशन में ये भी काम आने वाला है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसके आगे की बात हम आपको समझाते हैं क्या होता है। अब बच्चों हम लेके आते हैं एक सिंपल सा कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के विषय में। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल की में दोनों में कंपेयर करते हैं, जिससे आप ये भी समझ पाएंगे कि जो पिछले चैप्टर हम लोग पढ़ाए हैं और जो अब पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड ही है, बस उनके कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कुछ टर्म चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो फिनोमेना है, जो समझने का जो तरीका है, जो मेथड ऑफ डेरिवेशन है, वो कहीं ना कहीं सब कुछ सेम ही रहता है। तो चलिए एक सिंपल सा कन्वर्जेशन लेते हैं, किसके बीच में, मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में। चलिए तो सबसे पहली प्रॉपर्टी समझते हैं क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी लेते हैं कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा कैसा दिखता था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 डाइपोल होते थे, एक प्लस क्यू चार्ज होता था, एक माइनस क्यू चार्ज होता था। प्लस क्यू चार्ज से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती थी और माइनस क्यू में चली जाती थी, ऐसे ही होता था ना, यहां से निकलती थी और इसमें आ जाती थी। इस तरीके से क्या होती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू से निकलती थी, माइनस क्यू में चली जाती थी। वहीं पे अगर आप यहाँ पे समझें कि हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसमें क्या होता है, वहां पे एक बार मैग्नेट होता है इस तरीके से, और ये बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर कर जाती है, साउथ से फिर अंदर, और फिर नॉर्थ से निकलती है, फिर साउथ से अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप समझेंगे
वो कहाँ से निकल रहे हैं, वो नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकल रहे हैं, प्लस क्यू से निकल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा एन पोल है, जो नॉर्थ पोल है, वो प्लस क्यू चार्ज जैसा शो कर रहा है, और जो साउथ पोल जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं माइनस क्यू चार्ज जैसा आपको नेचर दे रहा है। तो ये बात दोनों से कंपेयर करके, अब यहाँ पर ओपन लूप होता है, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, जबकि ये क्लोज लूप क्या होती है, बना देती है। यहाँ देखिए, यहाँ से निकले पूरा अंदर आए फिर बंद हो गया, जबकि यहाँ पे इनसाइड इन माइनस क्यू से प्लस क्यू कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ये पहला कंपेरिजन है दोनों के बीच में। अब इसमें जो डाइपोल मूवमेंट होता था वो क्या होता था, जैसे मान लीजिए पूरा सिस्टम निकाया था, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस लिया हमने 2l लिया, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या था, P बराबर Q इंटू 2l, चार्ज इंटू मल्टीप्लाई। वहीं पे अगर इसका जब डाइपोल मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं तो वो क्या है, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, ये डायरेक्शन है। तो इसकी भी डायरेक्शन इधर से इधर और इसकी भी डायरेक्शन इधर से इधर। तो पहली बात ये होगी। अगली प्रॉपर्टी समझते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब वहां पर दो चार्ज होते थे ऐसे, एक चार्ज हो गया Q1 और दूसरा चार्ज क्या हो गया Q2, इनके बीच कोई डिस्टेंस हो, तो इनमें जो लगने वाला फोर्स होता था वो होता था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही पढ़े थे ना। यहां पर भी प्रॉपर्टी हमें समझनी है, दो पोल लेने हैं, उनमें अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है, इसकी बात भी नहीं कर रहे हैं, बस ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी दो मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, इनमें भी मान लीजिए इस मैग्नेट के अपने पास एक ही पोल है, इसके पास भी मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ दो पोल है, और इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए M1 है, इन दोनों की M1 है, एक ही मैग्नेटिक पोल है। यहाँ पर भी पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए इनकी क्या है, M2 है। तो एक नॉर्थ एक साउथ पोल है, ये भी इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या है, M2 है। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, R ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन पे कितना फोर्स लगेगा, तो बच्चे इस पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे कांस्टेंट इस्तेमाल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ, वहां पे चार्ज, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ क्या है, इसकी पोल स्ट्रेंथ M1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ M2। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर बना देते हैं आपने, क्या फार्मूला हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ की पोल स्ट्रेंथ आपकी M1 हो गई, तो फार्मूला क्या देखने को मिल जाएगा, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और M1 इंटू M2 और अपॉन R स्क्वायर। तो आप कंपेयर करके बहुत अच्छे तरीके से दोनों चीजें आप समझने की कोशिश करिए कि दोनों में क्या चीजें बदल रही हैं। तो बदलने वाली चीजें क्या है, केवल कांस्टेंट है और कोई सिस्टम आपका नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और कोई हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो अपनी डायरेक्शन पे लगता था, F इक्वल टू QE, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता था अपनी डायरेक्शन के अपोजिट, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट। अब यहां पर भी वही कहानी चलेगी, यहां पर भी हमारे पास है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल ही पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेवियर करता है यहाँ पे, तो नॉर्थ पोल पे भी जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, और साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ये चीज दिखा रहा है। अब ये फोर्स कितना लगेगा, जैसे यहाँ पे QE है तो वहां पर भी फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, वो होगा F इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू M इंटू P, यानी MP हो जाएगा। इसके बाद यहां पर भी आपको फोर्स लगेगा, F इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका MP हो जाएगा। आई होप ये तीसरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही होगी, क्या चीज है, दोनों में कोरिलेटेड प्रॉपर्टी है एक दूसरे से। चलिए, अब इसके बाद क्या पढ़ना है, चौथी प्रॉपर्टी ये पढ़नी है कि जैसे कोई चार्ज था वहां पे,
तो चार्ज से r दूरी पर, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P रहा होगा। तो उसके लिए जब हम लोग इंटेंसिटी निकालते थे तो फार्मूला क्या आता था, E = 1/4πε0 Q/r²। यहां पर भी किसी r डिस्टेंस के लिए मान लो कोई सिंगल पोल है, सिंगल पोल मान लीजिए 2 पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, तो उस सिंगल पोल के जैसे r डिस्टेंस पे कोई हम इंटेंसिटी देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो वो क्या आती है, B = μ0/4π, और वहां पे Q है तो यहाँ पे M आ जाएगा, और वहां पे R है, यहाँ पे भी डिस्टेंस R है तो हम R ही ले लेते हैं। ठीक है, तो E = 1/4πε0 r², और यहाँ पर भी r², तो B = μ0। तो ये दोनों में हमने अब कंपैरिजन बताया कि इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल में क्या है। पहली प्रॉपर्टी बताई कि ये प्लस से क्यू माइनस क्यू, और जबकि इसमें नॉर्थ पोल से साउथ की पोल मैग्नेटिक पोल में यहाँ क्लोज लूप नहीं बनता है, यहाँ पे क्लोज लूप बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन हो प्लस साउथ से नॉर्थ की हो, यहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू की हो। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक डायपोल को P = Q × 2L होता था, वहीं पे यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला है वो M = 2L है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे Q1 और Q2 दो चार्ज एक दूसरे से सेपरेट r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो वहां पे फोर्स लगता था F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। वहीं पे यहाँ पर अगर कोई दो मैग्नेटिक के सिंगल पोल को देख रहे हैं, वो आपस क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, तो यहाँ का मान लीजिए मास जो है M1 है, इसके लिए इसका जो पोल स्ट्रेंथ M1 है और इसके लिए जो पोल स्ट्रेंथ है वो M2 है, तो उनके बीच जो डिस्टेंस है वो r है, तो इन पे कितना अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो वही इसी से कंपेयर करके, तो देखिए समझिएगा बात को, यहाँ पे जो कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल करना है कहीं पर जितने फॉर्मूले पढ़ रहे हो, तो कांस्टेंट इस्तेमाल करना है μ0/4π, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई कांस्टेंट इस्तेमाल करना है तो वो है 1/4πε0, बस इतना डिफरेंस है दोनों, बस। और क्या करना है, यहाँ पे चार्ज क्यों लिखना है, तो जहां पे चार्ज क्यों लिख रहे हैं वहां पर उस चीज का क्या लिखना है, वहां पे आपको उसके लिए स्मॉल m लिखना है। यहाँ पर जिसके लिए आप E लिख रहे हैं वहां पर उसी पॉइंट पर इसके लिए आपको क्या लिखना है, कैपिटल P लिखना है, बस। एवरीथिंग क्लियर, इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें आपकी समझ में आती रहेंगी। यहाँ क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया है, प्लस Q प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज पे अपने डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है, वहीं पे यहाँ पे माइनस लगा हुआ, तो माइनस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाती है। ये क्यों लगाती है, किसी लिए हम पिछले लेक्चरों में सब चीजें बता चुके हैं, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो नॉर्थ पोल पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और साउथ पे अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि अगर एक कोई चार्ज दिया है उसे r डिस्टेंस पे कोई इंटेंसिटी देखना है तो वो होगी E = 1/4πε0 Q/r²। वहीं पे किसी मैग्नेट के लिए अगर r डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं कि क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो μ0/4π, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 1/4πε0 लिखा तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा μ0/4π। चार्ज क्यों है तो स्मॉल m आ गया, और इसका डिस्टेंस अगर r डिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ r ले रहे हैं यहाँ पर भी r ले रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा m/r²। अब समझते हैं इसके तो एक बात और, उसके बाद समाप्त करेंगे। देखिए आइए, तो बच्चों अब ये समझते हैं कि जैसे हमारा बार मैग्नेट है, वो बार मैग्नेट को अगर हम कट करते हैं तो उसके पोल में यानी कि पोल स्ट्रेंथ में और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में क्या फर्क पड़ेगा अगर उस जो है बार मैग्नेट को हम कट करें। तो कट करने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक ये होता है कि उसको हम पहले ऐसे काट दें, वर्टिकली काट दें, और एक होता है बीच से हॉरिजॉन्टली काट दें, यानी इक्वेटोरियल काट सकते हैं और एक्सियल भी काट सकते हैं। तो कटिंग करने पे समझते हैं कि उसके जो है पोल स्ट्रेंथ यानी पोल पे पोल स्ट्रेंथ यानी स्मॉल m और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए आइए समझते हैं चीजों को ध्यान से, कि जैसे बच्चों थोड़ा सा इसको बना लेते हैं अच्छे से कि ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट है, एक इसका नॉर्थ पोल है और एक क्या है इसका साउथ पोल है। इस तरीके से ये हमारा मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट के अंदर ध्यान समझना है कि आपको हम दो चीजें बताने वाले हैं। ये इसका क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस बार मैग्नेट को सबसे पहले हम इस तरह से कट कर रहे हैं, देखिएगा
इस बायोमैग्नेट को मैं इस तरह से कट करने की कोशिश करता हूं कि इसको मैं 20 से काट रहा हूं। तो 20 से जैसे हम काटेंगे तो इसके दो हिस्से होंगे। 20 से इसको जैसे हमने कट किया, ऐसे काटा, तो काटने पे इसके दो हिस्से होंगे और हिस्से में बेटा इसके अंदर फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे। लॉजिक समझिएगा, काटने पे इसके अंदर से फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे। जब इसको हमने क्या किया, 20 से कट किया है, तो 20 से कट करने पे ध्यान समझिएगा कि इसकी लेंथ कितनी थी, पहले 12 थी, और ये पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ केवल जो डिपेंड करता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। अब ये बात समझिएगा कि अगर हम इस मैग्नेट को 20 से काटते हैं, 20 से काट रहे हैं, तो 20 से काटने पर इसके एरिया में क्या कोई चेंज हुआ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज हुआ? नहीं। आपने 20 से काटा और कहीं से भी काट दे तो क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसे केस में इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो अभी भी वही है। यानी इस वाले केस में इसका जो हम देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी भी m है, इसके लिए भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी भी क्या है, m है। तो यहां पर पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं है। पोल स्ट्रेंथ जो है उसमें क्या है, नो चेंज। जो पहले थी वो अभी भी है, यानी अभी भी पोल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, वो स्मॉल है। लेकिन यहां पे आप ये समझिए कि जो 20 से काटने पे डिस्टेंस तो बात ही हो गई। अब ये डिस्टेंस L है, ये भी डिस्टेंस क्या है, L है। तो पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या रहा होगा, स्मॉल m इंटू 2l, जो डिस्टेंस होती थी। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर निकालेंगे, मान लीजिए तो m डैश, दोनों के लिए वही बात, तो पोल स्ट्रेंथ m हो गई है और लेंथ L बची है। तो कहीं ना कहीं जो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो पहले, जो नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो पहले वाले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया है, हाफ हो गया है। पहली बात, यानी कि जब आप किसी मैग्नेट को ऐसे वर्टिकली काटेंगे, इक्वाटोरियली काटेंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसके पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पहले का हाफ हो जाएगा। दूसरी चीज समझने की कोशिश करते हैं आप। दूसरी चीज ये है कि अगर इस मैग्नेट को मैं इस हॉरिजॉन्टली काटूं, एक्सियल पोजीशन पे काटूं उसके, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। समझिएगा, ऐसे ऐसे जो छोटू मोटू पतलू दो लोग निकल के आएंगे, इसके दो हिस्से हो जाएंगे इस तरीके से। इसमें भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिर से हमारा रहेगा, इसमें कोई नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लेंथ में भी कोई चेंज नहीं है, वैसे ही है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बदल गई हैं, जो आप समझ रहे होंगे कि क्या बदल गई हैं। अब इसका एरिया जितना पहले था, अब वह एरिया आधा हो गया है, हाफ हो गया है। पहले देखिए इतना है एरिया, अब इतना एरिया बचा छुटकू सा। तो अब कहीं ना कहीं पोल स्ट्रेंथ हमारी जो है वो पहले की पोल स्ट्रेंथ की क्या हो जाएगी, नई पोल स्ट्रेंथ पहले वाली पोल स्ट्रेंथ की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यहाँ के लिए भी दो हिस्से होंगे, दोनों में पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, पहले की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि हमारा एरिया ही पहले क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्शन पहले का हाफ हो जाएगा। पोल उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को देख लेते हैं क्या होगा। अगर इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, फिर स्मॉल m, तो जो आप देख रहे हो कितनी है, अब पोल स्ट्रेंथ m/2 है और लेंथ 2l है, तो 2 से 2 कट गया। आपकी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आई वो क्या आई, m/l फिर से आई है, ml ही तो आई। तो कहने का मतलब अभी भी जो आपका नया डायपोल है, देखिए पहले क्या था m/2l, अभी अब क्या है ml, यानी कि अभी भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पहले वाले का क्या है, हाफ ही है। यहां पर भी हाफ और यहां पर भी हाफ। तो क्या रीजन है बच्चों, क्या हमको कहना चाहते हैं कि अगर वर्टिकली काटते हैं, यानी कि इक्वाटोरियल पोजीशन पे काटते हैं, तो उसके पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदलेगा। लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पहले का इनिशियली जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, अब उसका ये जस्ट हाफ हो जाएगा। अब अगर उसको हम पैरेलल काट रहे हैं, यानी कि एक्सियल पोजीशन पे काट रहे हैं, हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं, जैसे भी आप समझ पाए, तो ऐसे केस में लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इस बार
हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जस्ट पहले का हाफ हो जाएगा, और पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए जो पोल स्ट्रेंथ है वो पहले की हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ भी हमारी हाफ हो जाएगी, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले भी इनिशियल का हाफ था, इस बार फिर से हाफ रहेगी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों के केस में हाफ रहेगा। तो ये कुछ बच्चों प्रॉपर्टी थी आज के लिए, जो भी इसकी बेसिक जानकारी थी, जितनी भी चाहिए थी शुरुआत में आपको, आज के लेक्चर में हमने सब कवर अप करा दिया है। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट इट्स एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, और मैनी मोर जो भी उस लेक्चर में कवर हो पाएगा उसको हम कवर कराएंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस टॉपिक पे हम एक सेपरेट लेक्चर बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।